कभी कभी सबसे भयानक विस्फोट हवा में नहीं बल्कि इंसानों के मन में होते हैं। साल 1980 का दशक ऐसा ही था जब भारत और पूरी दुनिया उथल-पुथल में थी। पंजाब में अलगाववादी आंदोलन ने जोर पकड़ लिया था। कुछ लोग खालिस्तान नाम का एक नया देश चाहते थे और ये विचार धीरे धीरे हथियारों और हिंसा में बदल गया। उस दौर में बहुत से सिख प्रवासी कनाडा और ब्रिटेन में बस चुके थे। खासकर कनाडा के वैंकूवर और टोरंटो में बड़ी संख्या में पंजाबी समुदाय था। उन्हीं में से एक था तलविंदर सिंह परमार, जो आगे चलकर इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बना। परमार ने कनाडा में बाबर खालसा इंटरनेशनल नामक संगठन बनाया, जिसका दावा था कि वो सिखों के अधिकारों के लिए काम करता है। लेकिन कुछ ही वर्षों में यह संगठन आतंक की राह पर उतर गया। 1984 में जब भारत सरकार ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, तो दुनिया भर में कई उग्रपंथी सिख संगठनों में आक्रोश फैल गया। तलविंदर सिंह परमार और उसके साथी इसे धार्मिक अपमान मानने लगे। उन्होंने तय किया कि अब भारत को उसकी ही राष्ट्रीय पहचान एयर इंडिया को निशाना बनाकर झटका दिया जाएगा। कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS को 1984 के अंत तक कुछ संदिग्ध गतिविधियों की खबरें मिलने लगी थीं। कुछ लोग बम बनाने के प्रयोग कर रहे थे और भारत विरोधी भाषणों में हिस्सा ले रहे थे। इन्हीं में एक नाम उभरा, इंद्रजीत सिंह रेयत, जो एक मैकेनिक था। उसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जानकारी थी और वही आगे चलकर इस बम का निर्माता बना। परमार और रेयत ने मिलकर योजना बनाई कि भारतीय विमान को उड़ा दिया जाएगा। उनकी नजर पड़ी एयर इंडिया फ्लाइट AN-82 पर, जिसे कनिष्का कहा जाता था। यह एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी जो टोरंटो से मॉन्ट्रियल फिर लंदन होते हुए दिल्ली जाती थी। विमान में आमतौर पर भारतीय यात्री रहते थे, परिवार, बच्चे, बुजुर्ग और छात्र जो भारत लौट रहे थे। उन्होंने 2 बम तैयार किए, एक एयर इंडिया फ्लाइट 122 के लिए और दूसरा एयर इंडिया फ्लाइट 301 टोक्यो जाने वाली उड़ान के लिए। उनकी योजना थी कि दोनों बम लगभग एक ही समय पर फटें, ताकि दुनिया भर में सनसनी फैल जाए और भारत की प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंचे। उस समय एयरपोर्ट सुरक्षा आज जैसी नहीं थी। बैग चेकिंग सिस्टम बहुत ढीला था। कोई व्यक्ति टिकट बुक करवा सकता था, बैग चेक इन करवा सकता था और बिना विमान में सवार हुए भी बैग भेजा जा सकता था। इसी कमजोरी का फायदा आतंकियों ने उठाया। उन्होंने बैग में बम रखकर उसे एयर इंडिया की फ्लाइट के लिए चेक इन करवाया, लेकिन खुद विमान में नहीं चढ़े। 22 जून 1985 की रात मॉन्ट्रियल के मिराबेल एयरपोर्ट पर फ्लाइट 122 अपनी उड़ान के लिए तैयार थी। 329 यात्री विमान में सवार हुए। इनमें 268 कनाडाई नागरिक थे, ज्यादातर भारतीय मूल के। क्रू में 22 सदस्य थे, जिनमें कप्तान कैप्टन हनिंदर सिंह जताना और फर्स्ट ऑफिसर SS भिंदर शामिल थे। सभी अनुभवी और शांत स्वभाव के लोग थे। रात करीब 11 बजे विमान उड़ान भरने को तैयार था। एयरपोर्ट पर परिवार एक दूसरे को गले लगा रहे थे, बच्चे नींद में थे और हर किसी के चेहरे पर घर लौटने की खुशी झलक रही थी। किसी को नहीं पता था कि यह मुस्कानें आखिरी बार देखी जा रही हैं। उधर वैंकूवर से एक व्यक्ति ने एयरलाइन काउंटर पर बैग चेक इन करवाया, जिसका टिकट मॉन्ट्रियल से कनेक्टिंग फ्लाइट एयर इंडिया 182 के लिए था। वह व्यक्ति खुद उड़ान में नहीं चढ़ा। एयरलाइन स्टाफ को इसकी भनक तक नहीं लगी और बैग आगे ट्रांसफर कर दिया गया। उसी दिन सुबह टोक्यो के नारिता एयरपोर्ट पर भी एक दूसरा बैग रखा गया था, जो एयर इंडिया फ्लाइट 301 के लिए था। जैसे ही ग्राउंड स्टाफ ने उस बैग को कन्वेयर बेल्ट पर रखा, अचानक विस्फोट हुआ। 2 कर्मियों की वहीं मौत हो गई। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि यह एक आतंकी हमला है, दूसरी फ्लाइट 182 पहले से ही आसमान में थी। रात से सुबह में बदलते आसमान के बीच 23 जून 1985 को 00:01 AM पर एयर इंडिया फ्लाइट 182 ने मॉन्ट्रियल से उड़ान भरी। विमान धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। यात्रियों ने सीट बेल्ट खोल दी थी, बच्चे सो चुके थे और एयर होस्टेस ड्रिंक सर्व कर रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद इस शांति को एक भयावह धमाका चीरने वाला था। ऐसा धमाका जिसने पूरे भारत, कनाडा और दुनिया को हिला दिया। 23 जून 1985 की सुबह का समय था। एयर इंडिया फ्लाइट 122 बोइंग 747 कनिष्का
मॉन्ट्रियल से उड़ान भरकर लंदन की ओर बढ़ रही थी। विमान लगभग 21,000 फीट की ऊंचाई पर था। सब कुछ सामान्य दिख रहा था। यात्रियों में से कई नींद में थे, कुछ फिल्म देख रहे थे, कुछ बच्चों को सुला रहे थे। क्रू मेंबर डिनर सर्व करने की तैयारी कर रहे थे। यह एक शांत और सामान्य उड़ान लग रही थी, लेकिन ठीक इसी समय विमान के नीचे रखे कार्गो सेक्शन में एक टाइमर चालू हो चुका था। वह टाइमर किसी इंसान ने नहीं देखा, न महसूस किया, लेकिन वह अब मौत का काउंटडाउन था। बम एक पुराने सानियो कैसेट रिकॉर्डर में छिपाया गया था, जिसके अंदर विस्फोटक RDX रखा गया था। बम से जुड़ा टाइमर धीरे धीरे अपनी गिनती पूरी कर रहा था। किसी को कुछ पता नहीं था, न पायलट को, न यात्रियों को, न एयर ट्रैफिक कंट्रोल को। सब सोच रहे थे कि यह बस एक और सामान्य रात की उड़ान है। सुबह 7:14 पर विमान आयरलैंड के तट के पास पहुंच रहा था। कप्तान ने लंदन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। मौसम साफ था, हवा स्थिर थी और सब कुछ सामान्य रिपोर्ट किया गया। फिर अचानक एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। विमान के कार्गो हिस्से में एक जबरदस्त धमाका हुआ। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि बोइंग 747 के पूरे आगे के हिस्से को चीर कर रख दिया। केबिन प्रेशर तुरंत खत्म हो गया और कुछ ही सेकंड में पूरा विमान बिखर गया। विमान के टुकड़े हजारों फीट ऊपर हवा में फैल गए। केबिन के अंदर बैठे लोग प्रेशर ड्रॉप की वजह से बेहोश हो गए और फिर विमान के टूटे हिस्सों के साथ नीचे गिरने लगे। एयर इंडिया फ्लाइट 122 31,000 फीट की ऊंचाई से सीधे अटलांटिक महासागर में गिरा। किसी को बचने का मौका तक नहीं मिला। वह दृश्य इतना भयावह था कि रडार स्क्रीन पर विमान का निशान बस एक झिलमिलाती सी रेखा बनकर गायब हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बार बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ मिनट बाद रेडियो पर सिर्फ सन्नाटा था। वह सन्नाटा ऐसा था जिसने दुनिया को झकझोर दिया। जब विमान का संपर्क टूटा तो पहले किसी ने सोचा कि शायद यह टेक्निकल समस्या होगी, लेकिन जब रेडार से विमान गायब हो गया तब सभी को समझ आ गया कि कुछ बहुत बड़ा हुआ था। एयरलाइन अधिकारियों को शक था कि शायद किसी यांत्रिक खराबी से विस्फोट हुआ हो, लेकिन जब टोक्यो नरिता एयरपोर्ट पर सुबह 6:19 बजे एक दूसरा विस्फोट हुआ और वहां 2 ग्राउंड स्टाफ मारे गए तो मामला साफ हो गया। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह एक सोची समझी आतंकी साजिश थी। दोनों विस्फोट एक ही टाइम पर हुए, लगभग कुछ मिनट के अंतर पर। दोनों बैग एक ही दिन एक ही एयरलाइन के लिए चेक इन किए गए थे और दोनों के पीछे एक ही ग्रुप था। समुद्र में खोज अभियान लगातार 10 दिन तक चला। सैकड़ों नावें और हेलीकॉप्टर लगाए गए। महासागर से विमान के मलबे के हजारों टुकड़े निकाले गए। धातु की प्लेटें, सीटें, इंजन के हिस्से और यात्रियों के बैग। हर टुकड़ा मानो किसी कहानी की गवाही दे रहा था। ब्लैक बॉक्स मिलने में कई दिन लगे। जब आखिरकार उसे समुद्र से निकाला गया तो जांचकर्ताओं ने पाया कि धमाका विमान के निचले हिस्से में हुआ था, ठीक वहीं जहां बम रखा गया था। डेटा रिकॉर्डर में आखिरी आवाज थी, एक अचानक आई एक्सप्लोसिव नॉइज और फिर सब कुछ बंद। धमाके के बाद पूरा विश्व स्तब्ध था। समुद्र में बिखरे हुए मलबे के टुकड़े और शव देखकर किसी की भी रूह कांप उठे। आयरलैंड के कोस्ट गार्ड्स और नेवी ने लगातार 3 दिन तक सर्च ऑन ऑपरेशन चलाया, पर किसी को जीवित नहीं पाया गया। 329 लोगों की मौत ने इस घटना को दुनिया की सबसे बड़ी आतंकी विमान दुर्घटनाओं में बदल दिया। लेकिन सवाल यही था, आखिर ऐसा किसने किया? कनाडा, भारत और ब्रिटेन की जांच एजेंसियों ने मिलकर जांच शुरू की। सबसे पहले नजर गई सिख उग्रवादियों की ओर, क्योंकि उस समय 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिख समुदाय के कुछ चरमपंथी गुट भारत से नाराज थे। खालिस्तान आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों पर संदेह हुआ कि उन्होंने इंडिया से बदला लेने के लिए एयर इंडिया को निशाना बनाया हो सकता है। जांच में सामने आया कि बम वास्तव में कनाडा से ही भेजा गया था। वैंकूवर से टोरंटो और फिर मॉन्ट्रियल होते हुए वही सूटकेस फ्लाइट 182 में लौट किया गया। पर अजीब बात यह थी कि उस सूटकेस के साथ कोई यात्री चढ़ा ही नहीं, यानी यह एक घोस्ट बैगेज था। बम विशेषज्ञों ने पाया कि उसमें इस्तेमाल हुआ विस्फोटक RDX था और टाइमिंग बहुत सटीक रखी गई थी ताकि उड़ान के बीच में विस्फोट हो।
उसी दिन जापान में एक और विमान नारिटा एयरपोर्ट पर में भी एक समान विस्फोट हुआ जो एयर इंडिया के सामान से जुड़ा था। इससे साफ था कि यह एक बड़ा संगठित आतंकी षड्यंत्र था। कनाडा की जांच एजेंसी RCMP रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने 2 प्रमुख नामों को चिन्हित किया, तलविंदर सिंह परमार और इंद्रजीत सिंह रेयत। रेयत एक मैकेनिक था जिसने बम तैयार किया था, जबकि परमार इस साजिश का मास्टरमाइंड बताया गया। रेयत को ब्रिटेन में गिरफ्तार किया गया और उसने बाद में आंशिक रूप से अपराध स्वीकार किया। उसने बताया कि उसने बम एक कार बैटरी और टाइमर से बनाया था। भारत में भी यह जांच राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गई। पीड़ित परिवारों के लिए यह केवल एक हादसा नहीं था, बल्कि न्याय की लंबी लड़ाई थी। कनाडा में रहने वाले अधिकांश यात्री भारतीय मूल के थे, इसलिए भारत सरकार ने लगातार दबाव बनाया कि गुनहगारों को सजा मिले। लेकिन कानूनी प्रक्रिया इतनी धीमी रही कि सच्चाई वर्षों तक छिपी रही। 2003 में कनाडा की अदालत में मुकदमा चला, जिसे कनाडा के इतिहास का सबसे लंबा ट्रायल कहा गया। इंद्रजीत रेयत को दोषी पाया गया, लेकिन अन्य 2 मुख्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। यह सुनकर पीड़ित परिवार टूट गए। उन्हें लगा कि 329 जानों की कीमत किसी ने नहीं चुकाई। 2006 में कनाडा सरकार ने आधिकारिक तौर पर माफी मांगी और एक बड़ा पब्लिक इंक्वायरी शुरू किया। उसी रिपोर्ट में कहा गया कि यह हमला कनाडा की खुफिया एजेंसियों की असफलता थी। अगर समय पर चेतावनी पर ध्यान दिया गया होता तो शायद सैकड़ों जिंदगियां बच सकती थीं। हर साल 23 जून को कनाडा और भारत दोनों में इस घटना के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जाती है। वैंकूवर, टोरंटो, दिल्ली और आयरलैंड में स्मारक बनाए गए हैं, पर परिवारों के लिए घाव आज भी ताजा हैं। समय बीत गया, पर कनिष्का फ्लाइट 122 की कहानी आज भी एक अधूरी सच्चाई जैसी लगती है। एक तरफ न्याय की धीमी चाल, दूसरी ओर राजनीतिक खेल, और बीच में वो मासूम यात्री जो बस अपने घर लौटना चाहते थे। यह हादसा सिर्फ एक विमान विस्फोट नहीं था, बल्कि ये याद दिलाता है कि आतंक की कोई सीमा नहीं होती। ये इंसानियत पर हुआ एक हमला था जो आज भी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितने सुरक्षित हैं। एयर इंडिया फ्लाइट X-2 की राख से आज भी वो सवाल उठता है, क्या सच्चाई कभी पूरी तरह सामने आएगी? क्या उन 319 आत्माओं को कभी पूरा न्याय मिलेगा? शायद नहीं, लेकिन उनकी यादें, उनका दर्द और उनका सबक हमेशा इतिहास के आसमान में गूंजता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप एयर इंडिया फ्लाइट 182 की पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे और एविएशन और मिस्ट्री से जुड़े डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डार्क नेक्स्ट टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।